इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर का स्टार्ट होगा तो मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर इसमें इंटरेस्ट लाने का प्रयास करूंगा। फिर जानेंगे हम लोग कि जो अर्थ का इंटीरियर है, यानी कि अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है, उससे साइंटिस्ट लोग कैसे इंफॉर्मेशंस निकालते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या होता है और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे अर्थक्वेक, उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वॉल्केनोज के बारे में जानेंगे और वॉल्केनोज से जो लैंडफॉर्म्स बनता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या लगता है आपको, अर्थ क्या होगा? एक क्रिकेट बॉल होगा या फिर एक ऐसा बॉल होगा जो अंदर से खोखला होगा? जैसे कि कभी कभी नहीं, बॉल का फट जाता है तो वो अंदर से खोखला वाला बॉल होगा या क्रिकेट बॉल की तरह सॉलिड होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बताओ, ठीक है। फिर क्या आप वॉल्केनिक क्रेटर, यानी कि जो वॉल्केनो का फेस होता है, क्या उससे जो लावाज निकलता है, क्या आप उसको हाथ में ले सकते हो? ठीक है, क्या आप उसको हाथ में ले सकते हो, हाँ या ना? आप इसका आंसर मुझे दो। अब देखो, दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है एक्सोजेनिक, एक होता है इंडोजेनिक। इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? तो इंडोजेनिक ऐसा प्रोसेस है जो कि तुरंत से हो जाता है और उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक दिखता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो वॉल्केनोज आ गया तो वो किस में आएगा? इंडोजेनिक प्रोसेस में आएगा, मतलब कि अर्थ के अंदर से हो रहा है, ठीक है, और वो इंस्टेंटली हो रहा है। एक्सोजेनिक फोर्स का बात करें तो वो अर्थ के मेनली बाहर होता है और वो बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे कि रिवर्स हो गया, ठीक है, वैलीज बनता है, रिवर्स का जो वैलीज होता है वो सब, डेजर्ट वगैरह, ठीक है, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गया। तो एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्स हमारा जो अर्थ है, हमारा जो फिजियोग्राफी है, हमारा जो अर्थ का लैंडस्केप है, जो हमारा अर्थ का लैंड है, उसको हमेशा से चेंज करते आ रहा है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो लैंडस्केप, जो लैंड है वो इम्पॉर्टेंट है इंसान को रहने के लिए। डेजर्ट्स में, यानी कि रेगिस्तान में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन नदी के किनारे या फिर अच्छी जगह पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लैंडस्केप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंसान के लिए, ठीक है। पर चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हमारा अर्थ का इंटीरियर में क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो साइंटिस्ट है वो ऐसा कैसे जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या होगा, जबकि अर्थ का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर, यानी 6000 किलोमीटर से भी नीचे है। अब इतना नीचे जाना तो पॉसिबल है नहीं, इंसान तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हीट बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उतना नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो हमारे साइंटिस्ट लोग कैसे इंफॉर्मेशंस निकालते हैं? इसका दो सोर्स है, पहला होता है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। पहले हम लोग डायरेक्ट सोर्स के बारे में जान लें। देखो, साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस है, यानी कि ऐसा खान जहाँ से सोना निकलता है। वो सोना 3 से 4 किलोमीटर नीचे है, यानी कि धरती के नीचे। इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा हॉट होगा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए उसके नीचे जो साइंटिस्ट लोग या जो कर्मचारी है वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो साइंटिस्ट है, दुनिया जहान के साइंटिस्ट जो है वो डीप ओशियन ड्रिलिंग मिशन पे काम कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि हम लोग जितना नीचे जा सकते हैं अर्थ के, डायरेक्टली उसको ड्रिल करके वहाँ तक जाना पसंद करेंगे। अभी तक 12 किलोमीटर नीचे गया हुआ है ड्रिलिंग मिशन और वो कोला में पहुंच गया है, ठीक है। कोला आर्टिक ओशन में एक जगह है, वहाँ पे 12 किलोमीटर धरती के नीचे डायरेक्ट जा कर के इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन। देखो, जब वॉल्केनो इरप्ट करता है ना, तो ये क्या करता है, ज़मीन के नीचे से लावा फेंकता है और ये ज़मीन के बहुत नीचे से, मतलब 100, 200, 300, 400 किलोमीटर नीचे से लावा निकाल के क्या करता है, वो अर्थ सरफेस पे फेंक देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, उस लावा को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका इंटीरियर कैसे बना होगा। इंटीरियर सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स का अगर बात करें, ऐसा सोर्सेस जिसको डायरेक्टली साइंटिस्ट लोग नहीं एक्सेस कर पाते, बल्कि उसका आफ्टर इफेक्ट या फिर उससे इनडायरेक्टली पता करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जो साइंटिस्ट है वो जानते हैं कि नीचे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, हमारा डेंसिटी जो है वो
बढ़ते जाएगा डेप्थ के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से दो कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं कि जो वैल्यू क्या होगा टेम्परेचर का, प्रेशर का और डेंसिटी का। बस ये तीन चीज़ उनको देखना है कि टेम्परेचर का जो मैटर है या जो एरिया है उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका प्रेशर क्या होगा और उसका जो मटेरियल है उसका डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, सुनामीज वगैरह आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। और एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको बोला जाता है मेटियोर, वो भी इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि क्या होता है मेटियोर, क्या होता है जो हमारा सोलर सिस्टम में जो नीचे आता है हमारे अर्थ के पास, ठीक है, अर्थ के पास वो मेटियोर्स आता है। हम लोग देखते हैं ना, इसको बोलते हैं टूटा हुआ तारा, ठीक है, एक गाना भी है ना, टूटा जो कभी तारा, तो वही जो टूटा हुआ तारा को जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वही है मेटियोर्स। तो मेटियोर्स जब धरती पे आता है तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और पता करते हैं कि सोलर सिस्टम किस चीज़ से बना होगा और सोलर सिस्टम किस चीज़ से बना होगा, साथ ही साथ अर्थ भी किस चीज़ से बना होगा, ठीक है। तो जैसे हमको बताया कि सिस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन फोर्स। देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अलग अलग लैटिट्यूड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि ये अर्थ है, ये पोल्स है, ठीक है, आर्टिक और अंटार्कटिक, और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है ना उसका जो पोल्स के पास, यानी कि ये हमारा आर्टिक था, ये अंटार्कटिक था, तो यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा वैल्यू और यहाँ पे यानी कि इक्वेटर पे इसका वैल्यू कम होगा। तो इस प्रकार से वो पता करना चाहते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो पता करना चाहते हैं कि किस प्रकार से ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो डिफर करता है, मतलब अलग अलग होता है। देखो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, वो क्या करता है, जो जी है यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स है उसका जो रीडिंग्स है उसको वो इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी एनोमली। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी एनोमली, ठीक है। ग्रेविटी एनोमली हम लोग को बताता है कि किस जगह पर किस प्रकार का मास होगा, किस प्रकार का मटेरियल्स होगा, जो हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग अलग वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब इतना डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को एक ही समझ में आता है कि सिस्मिक वैल्यू जो है यानी कि अर्थक्वेक, सुनामीज, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। अर्थक्वेक का मतलब होता है अर्थ का शेक करना, हिलना, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अब बात क्वेश्चन उठता है कि अर्थ आखिर शेक करता क्यों, अर्थ आखिर हिलता ही क्यों है। तो देखो अर्थ का तीन पार्ट है, ठीक है, एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। उसके बारे में भी लोग बात करेंगे, इसी चैप्टर में बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। तो क्रस्ट जो है ना वो 30 किलोमीटर का होता है, अभी हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। ये 30 किलोमीटर का होता है कॉन्टिनेंटल में, ठीक है, कॉन्टिनेंटल में ये 30 किलोमीटर का होता है, यानी कि जहाँ पे जैसे इंडिया वाला एरिया में ये 30 किलोमीटर का होगा लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग रॉक्स है, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रॉक्स है। अब रॉक्स में क्या है, उसका टेंडेंसी क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर भी तो एक रॉक है ना, तो ये इसको क्या कर रहा है, दबा के रख रहा है कि नहीं तुम नहीं भागोगे, हम तुमको बचा के रखते हैं, तुम यहीं पर चिपके रहोगे दोनों से। कहीं पर फॉल्ट नज़र आया तो ये दोनों क्या करेगा, एक समय पे ये दोनों जो रॉक्स था जिसको भागने का मन था इधर और इसको इधर एक दूसरे के खिलाफ, इसके ऊपर में भी एक रॉक था जिसको दबा के रख रहा था, ये क्या करेगा, एक दोनों जो है वो भाग जाएगा एक टाइप पे, मतलब एक फ्रिक्शन के कारण जो है वो उसको ख़त्म कर देगा और ये एक दूसरे के ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे वो लोग एक दूसरे से दूर जाएगा, वो क्या करेगा, जो पूरा सिचुएशन बना था, जो पूरा ये एरियाज बना था, वो क्या हुआ, वो तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। एक दूसरे से जैसे ही वो भागा पूरा एरिया डिफ्यूज हो गया, एनर्जी निकला, एनर्जी निकलेगा तो वो हर जगह जाएगा, ठीक है, हर एरिया में चला जाएगा एनर्जी, इसी को बोलते हैं शेकिंग, ठीक है। इसीलिए वो जो जैसे मान के चलो कि अगर आपके ऊपर कोई आदमी है और आपके ऊपर कोई आदमी है और सब कोई सटा हुआ है, आप चाहोगे कि एक दूसरे से दूर दूर जाए, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर जाए, लेकिन आपके ऊपर जो आदमी है वो आपको दबा के रखा हुआ है। एक समय आएगा जब आप दोनों जो दो आदमी हो आप लोग वो हट जाओगे इधर उधर, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, सेम चीज़ हो रहा है, वहाँ पे एनर्जी जो है हर तरफ फैल जाएगा, ठीक है। ये जिस जहाँ से जिस एरिया से वो इधर उधर हिला उसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है, और उसको अल्टरनेटिवली मतलब कभी फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। जो अर्थ पे, चूँकि ये अर्थ के कितना नीचे हो रहा है, 20-25 किलोमीटर नीचे हो रहा है, ठीक है, मेनली वो 20-25 किलोमीटर नीचे हो रहा है। जैसे ही ये एनर्जी अर्थ पर आएगा, उसको जब फर्स्ट बार वो हिट करेगा अर्थ को, उसको बोलेंगे एपी सेंटर।
क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। ठीक है, ये क्या है, ये फोकस होता है अर्थ का। ठीक है, और ये सबसे पहला होता है जो कि वेव्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अर्थक्वेक वेव्स के बारे में। तो अर्थक्वेक जो होता है ना वो मेनली लिथोस्फेयर में होता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि लिथोस्फेयर का जो डेप्थ दिया गया है वो 200 किलोमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और साइंटिस्ट लोग इसका जो जैसे बताया जाता है कि अर्थक्वेक 5 का या 5.0 का, 7.1 का, 3.2 का, तो इस प्रकार का जो उसका रिक्टर स्केल पे नापा जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है कि वो कब सरफेस पे आया और कितना इसका इंटेंसिटी था। ठीक है, उस प्रकार से। अब अर्थक्वेक दो वेव्स का बना होता है, एक होता है बॉडी वेव्स, एक होता है सरफेस वेव। मेनली 2 टाइप के वेव का बना होता है, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव्स क्या होता है, तो जैसे ही हम बताए जहाँ फोकस था, मतलब जहाँ से वो डिफॉर्म हुआ था, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ था, वो रिलीज होने के बाद जो एनर्जी था वो क्या हुआ, हर तरफ चला गया। ये रिलीज हुआ, यहाँ चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, हर तरफ चला गया, और वो अर्थ का पूरा बॉडी से होकर के गुजरा। ठीक है, उसको इसलिए नाम दिया गया इसका बॉडी वेव्स, इसलिए इसका नाम दिया गया बॉडी वेव्स। ठीक है, अब ये जो बॉडी वेव्स है ये सरफेस रॉक से भी मिलेगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला रॉक है उससे भी मिलेगा। तो वो जो बॉडी वेव्स है वो रॉक से मिलेगा, और एक अलग तरीके का वेव का जनरेशन होगा, एक अलग तरह का वेव जन्म लेगा, उसका नाम दिया गया सरफेस वेव्स। ठीक है, यानी कि जब वो सरफेस रॉक से मिला, देखो ये हमारा अर्थ था, यहाँ से हमारा मान लेते हैं यहाँ से हमारा निकला, तो ये जो पूरा बॉडी से गया इसको बोलेंगे हम लोग बॉडी वेव्स। ठीक है, जब ये सरफेस से लग गया तो इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस वेव। ठीक है, एक बात और, जो वेव का जो वेलोसिटी यानी कि वेव जिस रफ्तार से जा रहा है वो चेंज होता है। जैसे कि अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो वेव का जो स्पीड था, वेलोसिटी था, वो कम हो जाएगा। अगर हल्के रीजन से जाएगा यहाँ पे, यानी कि जिसका डेंसिटी कम है, वहाँ पे वो तेज हो सकता है। ठीक है, तो डेंसर द मटेरियल हायर द वेलोसिटी, सॉरी, जहाँ पे मटेरियल डेंसर होगा यानी कि जहाँ पर उसका जो भी मटेरियल बहुत ज़्यादा घनत्व वाला होगा वहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पे वो कम से निकलेगा। और कभी कभी वो रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ होगा जहाँ से वो चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखो आप, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, मतलब रिफ्रैक्ट भी कर सकता है वो। ठीक है, अलग अलग डेंसिटीज से। अब बॉडी वेव्स और सरफेस वेव तो हम लोग समझ गए। बॉडी वेव्स 2 तरह का होता है। पहला था वेव्स जो कि हमारा अर्थक्वेक में आएगा, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। अब बॉडी वेव्स 2 तरह का होता है, एक होता है पी वेव्स, एक होता है एस वेव्स। ठीक है, पी वेव्स को कहा जाता है प्राइमरी वेव्स, और पहले वो सरफेस पे आता है, यानी कि सरफेस पे आने वाला सबसे पहला वेव कौन सा है, प्राइमरी वेव्स, उसको बोला जाता है पी वेव्स। और वो पी वेव्स जो है वो एक तरह से साउंड वेव की तरह काम करता है। ठीक है, ये साउंड वेव की तरह काम करता है। और पी वेव्स यानी कि जो पहला आता है धरती पर, वो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल, ये मतलब किसी भी तरह का मटेरियल से ये जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर गैस रहेगा उससे भी क्रॉस करेगा, सॉलिड से भी क्रॉस करेगा, और पानी या लिक्विड रहेगा वहाँ से भी सॉल्व करेगा, मतलब क्रॉस करेगा। एस वेव्स जो है वो पी वेव्स के बाद आता है, और इसका नाम दिया गया है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, ये एस वेव्स मेनली सॉलिड मटेरियल से ही आ सकता है, यानी कि अगर लिक्विड रहेगा तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। कौन, एस वेव्स। ठीक है, एस वेव्स जो है वो साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है, और साइंटिस्ट इसको एस वेव्स को अध्ययन करके उसको पकड़ के हमारे अर्थ का इंटीरियर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे किया जाता है, तो वो सिस्मोग्राफ पे क्या करते हैं ना, एस वेव्स और एस वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं कि ये कैसे कर रहा है, क्या वो स्ट्रेट जा रहा है या क्या वो ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्ट कर रहा है, या क्या वो रिफ्लेक्शन कर रहा है। रिफ्लेक्शन अगर करेगा तो रिबाउंड, मतलब फिर से वो करेगा, ठीक है, रिबाउंड कर जाएगा। और अगर रिफ्रैक्ट करेगा इसका मतलब वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिस्मोग्राफ पे जो साइंटिस्ट है वो उसको प्लॉट करते हैं, उसका डिस्टेंस को, उसका पाथ को, और फिर उसके हिसाब से फिर साइंटिस्ट लोग पता करते हैं कि इंटीरियर हमारा कैसा है। ठीक है, तो ये था बॉडी वेव्स के बारे में। अब सरफेस वेव्स का बात करें तो ये सिस्मोग्राफ में लास्ट में रिपोर्ट किया जाता है, और सरफेस वेव्स आता है तो बहुत बड़ा तबाही मचाता है। घर, बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंसान, सब के लिए वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स कैसे प्रोपोगेट करता है, मतलब वो कैसे चलता है। ठीक है,
देखो अर्थक्वेक वेव्स मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। पी वेव्स क्या होता है, वो पहला रिपोर्ट करता है, वो पैरेलल चलता है, ठीक है। और एस वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर चलता है, यानी कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे पी वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर चलेगा, एस वेव्स जो सॉरी पी वेव्स जो है पैरेलल चलेगा, जो वेव्स है उसका ऐसे ऐसे, और जो एस वेव्स है वो परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है। और सरफेस वेव्स तो भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन करता है, जैसे हम बोले मोस्ट डैमेजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इमरजेंस ऑफ शैडो जोन के बारे में। शैडो जोन क्या होता है, आप लोग अभी फिगर देख लो, एक ये देखो आप, ये एक फिगर है, ये पी वेव का शैडो जोन है, यानी कि यहाँ से अर्थक्वेक निकला था, अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर गया, ठीक है। यहाँ पर पी वेव्स जो है वो इस रीजन तक आया, ये रीजन में पी वेव्स नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग पी वेव शैडो जोन। और एस वेव का अगर बात करें तो एस वेव्स जो सरफेस वेव्स था इधर इधर गया, इधर इधर गया, बट ये रीजन में एस वेव्स नहीं जा सका, इसलिए इसका नाम दिया गया एस वेव शैडो जोन्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि शैडो जोन्स का इमरजेंस कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए सिस्मोग्राफ पे अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद ये पता चला कि जो पी वेव्स है, ठीक है, पी वेव्स क्या होता है ना, ये 105 के बाद 145 के बीच में, यानी 105 डिग्री और 145 के बीच में ये पी वेव्स नहीं आएगा, 105 डिग्री और 145 डिग्री, ठीक है, इसके बीच में ये पी वेव्स नहीं आता है, बल्कि पूरा एरिया में आता है, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, मतलब पी वेव्स हर जगह ट्रैवल करता है। अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर अगर रहता तो भी सेम कहानी होता, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर हो जाता, फिर यहाँ से यहाँ तक का बात हो जाता, और फिर यहाँ से यहाँ तक का बात हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो 105 से 145 डिग्री के बीच में पी वेव्स नहीं आता है, ठीक। अगर एस वेव्स का बात करें तो 105 डिग्री के बाद से 105 डिग्री के बाद से एस वेव्स कहीं नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 और 145 डिग्री के बीच में ना तो पी वेव्स आएगा और ना ही एस वेव्स आएगा, ठीक है। इस रीजन में बोला जाता है इसको शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन प्लस एस वेव शैडो जोन। अगर पी वेव शैडो जोन का बात करें तो 105 से 145 के बीच में, और एस वेव शैडो जोन का बात करें तो 105 से पूरा पूरी, ठीक है। ये हो गया 100, मतलब कि 40% ऑलमोस्ट जो है वो एस वेव शैडो जोन ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अर्थक्वेक का टाइप्स के बारे में। मोस्ट कॉमन तो आपको शायद पता ही होगा, टेक्टोनिक प्लेट वाला, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब प्लेट्स जो है वो एक दूसरे पे चलता है, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। जब दोनों में टकरार हो गया, या तो एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कोलाइड करके दोनों धक्का मार दिया तो आएगा अर्थक्वेक, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर चला गया तो अर्थक्वेक आएगा। मतलब एक तरह से डिफॉर्मिटी कहीं पर भी अगर दिक्कत हो गया तो अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरा हो गया वॉल्केनिक अर्थक्वेक, यानी वॉल्केनो आएगा तो सेक हो जाएगा वो रीजन, अब वो रीजन अगर सेक हुआ तो अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। उसके बाद कहीं पर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है, जैसे अभी हम लोग बात किए साउथ अफ्रीका में 3-4 किलोमीटर नीचे माइनिंग हो रहा है, और वहाँ पर जो बड़ा बड़ा लैंड है वो अगर कोलैप्स कर गया, वो अगर गिर गया तो वहाँ पे कोलैप्स वाला अर्थक्वेक आ जाएगा, उसको बोलेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। कहीं पर बहुत बड़ा जैसे डैम रहता है या फिर कोई बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे अगर एक्सप्लोड कर गया वो, या न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थक्वेक को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक होता है रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी कि डैम होगा बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा लेक होगा जिसपे इंसान जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन अगर गिर गया, या उस कंस्ट्रक्शन के कारण सामने वाला रीजन में अगर अर्थक्वेक आ गया तो उसको बोलेंगे रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को अगर नापना है तो नापने के लिए क्या है हमारे पास, रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल से हम लोग इसको नापते हैं, और इसका जो नंबर है वो 0 से 10 तक है, ठीक है। ये रिक्टर स्केल, इसका नाम दिया गया मर्कैली के बाद, मर्कैली एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट था, उसके नाम पे ये दिया गया रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल 0 से 10 तक आता है। अगर 10 है तो बहुत ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक होगा, 0 होगा तो बहुत ज़्यादा कम अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और मेनली 7-8 का अगर अर्थक्वेक आ गया तो समझो बहुत ज़्यादा तबाही होने वाला है, ठीक है। इसलिए जो अर्थक्वेक तो बहुत आता है, हमेशा आता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम का, 3 का 4 का, जो हम लोग को पता भी नहीं चलता हो। लेकिन अगर 6, 7, 8, 9 का अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा भयानक वाला, मतलब कि एक तरह से इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी इफ़ेक्ट का अगर हम लोग बात करें तो कुछ
इफेक्ट के बारे में देख लें। अगर अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले ग्राउंड जो है वो शेक करेगा, मतलब हिलने लगेगा। जो ग्राउंड है वो अलग अलग हो जाएगा। लैंड्स हो सकता है, मड स्लाइड्स हो सकता है, जो हमारा हिमालय वाला रीजन है उसमें लैंड स्लाइड हो सकता है, सॉइल लिक्विफिकेशन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से एवरलॉन्च आ सकता है, जो हमारा शिमला वाला रीजन है या जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पे फायर्स लग सकता है, अलग अलग जो बिल्डिंग्स है वो गिर सकता है, सुनामी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अब सुनामीज का अगर बात करें तो सुनामी क्या होता है? सुनामीज ऐसा वेव होता है जो ओशियन में, मतलब अर्थक्वेक के कारण वेव्स बना वो ओशियन में, ठीक है। अब ओशियन में जब वेव होगा तो वो वेव ट्रैवल करते करते सिटी के पास आएगा और सिटी के पास आने के बाद वो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। कुछ ही सेकंड में वो डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कर सकता है। सुनामी देखो, अब ये एक सुनामी आया हुआ था, ये 2004 में आया था और ये आपका इंडोनेशिया में आया था, इंडोनेशिया सुमात्रा में, इंडियन ओशियन में। जब ये सुनामी आया तो देखो यहाँ तक, मतलब इंडिया तक इसका इफेक्ट आया और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु वाला एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही किया। देखो करीबन 10,000 लोग इसमें मारे गए, ठीक है। जैसे हम बताएं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, तो अर्थक्वेक जो है वो होते रहता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत भारी भारी अर्थक्वेक बहुत कम टाइम पे देखने को मिलता है। अगर 8+ का अर्थक्वेक आ गया तो समझो बहुत तबाही होगा और ये बहुत रेयर होता है। हालांकि जो भुज में अर्थक्वेक हुआ था वो, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, जो भुज में अर्थक्वेक हुआ था वो कितने, उसका रिक्टर स्केल में कितना उसका वैल्यू था, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ और पता करो कि भुज का जो अर्थक्वेक हुआ उससे कितना ज़्यादा तबाही हुआ था, ठीक है। आपके लिए ये कि इधर से होमवर्क है एक तरह से आपका, इससे माइंड भी फ्रेश हो सकता है, ठीक है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हो। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का बात करें तो ये जैसे हम बताएं कि आपको क्रस्ट है, इसमें मेंटल है, इसमें कोर है। क्रस्ट का अगर बात करें तो ओशियन में जब अगर आप इंडियन ओशियन या अटलांटिक ओशियन में जाइएगा तो क्रस्ट का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो विड्थ होगा वो 5 किलोमीटर होगा, लेकिन जब आप ज़मीन पर आइएगा तो वो 30 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन हिमालय का रीजन में ये 70 किलोमीटर ठीक हो सकता है, मतलब 70 किलोमीटर का सिर्फ क्रस्ट होगा। पहला नंबर होता है क्रस्ट। ये देखो अगर ये अर्थ आप मान लो तो पहला वाला हो गया क्रस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग क्रस्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग मेंटल, दूसरे नंबर वाले को, और इसको बोलेंगे हम लोग कोर, ठीक है। और ये है अपना अर्थ। तो ये जो क्रस्ट था ये जैसे हम बताया 70 किलोमीटर तक का हो सकता है, या फिर ओशियन में 5 किलोमीटर तक का हो सकता है, या फिर 30 किलोमीटर का, यानी 5 से 70 किलोमीटर के बीच में इसका विड्थ जो है वो हो सकता है। अब अगर हम लोग मेंटल का बात करें तो मेंटल जो है वो करीबन 2900 किलोमीटर का हो सकता है, ठीक है। मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर का हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये मेंटल मान लेते हैं अगर है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, ठीक है, एस्थीनोस्फेयर। और एस्थीनोस्फेयर लगभग 400 किलोमीटर तक का होता है। मेंटल में जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, वो लगभग 400 किलोमीटर का होता है। इसमें मेनली मैग्मास रहता है, ठीक है। और जो मेंटल का अपर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो मेंटल था अपना, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, और ये जो अपना क्रस्ट था, क्रस्ट का नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फीयर। ये 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का हो सकता है, ठीक है। कोर का अगर बात करें तो कोर सबसे नीचे आता है, ये कोर हो गया, ये हो गया अपना कोर, और ये लगभग 2900 किलोमीटर का इसका जो है ये डिस्टेंस रहता है, ठीक है, विड्थ 2900 किलोमीटर का। और इसमें आपको मिलेगा नीफे, मतलब कि निकेल और आयरन देखने को मिलेगा। इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग वॉल्केनोज के बारे में जानते हैं। वॉल्केनोज, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ना है ना। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ये देख लो, क्योंकि अभी ये हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। ये देखो कोर है, ये कितना है? 2900 किलोमीटर का इसका ये रेंज है, ठीक है। सर ये 5100 किलोमीटर का है। अब ये जो सॉलिड है कोर, जो दो तरह का होता है, सॉलिड वाला जो सबसे नीचे है वो 5100 का है, और जो लिक्विड वाला जो कि 2900 का है। फिर आता है अपना मेंटल, मेंटल ये रहा, ठीक है, ये पूरा मेंटल है। और ये जो है अपना क्रस्ट है, जो कि हम लोग का लैंड फॉर्म्स है। यहाँ पे देखो आप माउंटेन्स वगैरह आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब जो मेंटल का अपर लेयर है और जो क्रस्ट का लोअर लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग एस्थीनोस्फीयर। क्लियर? बस इतना सा मुझे एक बार फिर से बताना था। तो वॉल्केनोज क्या होता है? देखो वॉल्केनोज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से कि गैस, एसेस या फिर रॉक मटेरियल्स जो है वो निकलता है, ठीक है। और वो कहाँ आ जाता है? ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है। एक वॉल्केनो को एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं अगर वहाँ से रेगुलरली या फिर कुछ हाल के ही समय में वहाँ से अगर ये सब चीज़ें निकली हो तो, ठीक है।
अब जैसे आपको पता है कि मेंटल जो है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होता है क्रस्ट से, ठीक है। और इसमें एक एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर अभी हम लोग डिस्कस कर लिए क्या होता है। तो एस्थेनोस्फीयर से ये क्या करता है, ये अपर मेंटल में पहुँचता है और इसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। एस्थेनोस्फीयर से यहाँ पर जो वॉल्केनो बना था, यहाँ से ये अपर मेंटल में आया, यहाँ से क्रस्ट पे आया, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से बोलते हैं हम लोग मैग्मा। जब ये यहाँ पे आ जाता है इसको बोलते हैं हम लोग लावा, और जब ये सरफेस पे आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लावा, ठीक है। अब लावा पे पहुँचने के साथ वहाँ पे होता है लावा फ्लो। जैसे मतलब ये अगर मान लेते हैं कि हम लोग का वॉल्केनोस था, यहाँ से अगर लावाज निकला तो ये लावा जाते जाते फिर क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो करने लगेगा, उसको बोलते हैं लावा फ्लो। फिर इससे निकलता है, वॉल्केनोस से निकलता है आपको पायरोक्लास्टिक डेब्रिस निकलता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स निकलता है, ऐश निकलता है, डस्ट निकलता है और बहुत सारा गैस जैसे कि सल्फर कंपाउंड हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें निकलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्केनोस को समझ गए, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्केनो के टाइप्स। तो वॉल्केनोस होता है मेनली, वैसे तो वॉल्केनोस बहुत टाइप का होता है, बट यहाँ पे अभी हम लोग दो टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सील्ड वॉल्केनो और एक अभी यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कंपोजिट वॉल्केनोस, ठीक है। फिर कैल्डेरा भी एक टाइप होता है। तो तीन तरह का हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले सील्ड वॉल्केनो के बारे में बात करते हैं। सील्ड वॉल्केनोस जो है वो जितना भी वॉल्केनोस अर्थ में मिलते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। इसमें हवाई में, मतलब जो अपना अमेरिका के बगल में जो हवाई आइलैंड है वहाँ पर जो वॉल्केनोस होता था वो मोस्ट फेमस है, वो सबसे ज़्यादा फेमस वॉल्केनोस है, ठीक है। ये जब वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं, यानी कि जब इसमें फूटता है, जब इससे चीज़ें निकलती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें पानी चला जाए तो, ठीक है, अगर ये फूटने के बाद अगर इसमें पानी चला जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। और अगर पानी नहीं जाए तो यहाँ पे कम सम एक्सप्लोजन होता है, यानी कि कम सम, दिवाली में जो पटाखा फूटता है ना वैसा बहुत कम सम होता है, ठीक है। ये बहुत कम सम देखने को मिलता है। ये वॉल्केनोस मेनली बना होता है बसाल्ट का। ये बसाल्ट क्या है, बसाल्ट एक तरफ का लावा होता है जो कि बहुत ही फ्लूइड होता है, मतलब ये बहुत तेज़ी से तैरता है, ठीक है। आप लोग क्या करना ना, यूट्यूब पे जाके लावा का एक वीडियो देखना, ठीक है, तो और अच्छे तरीके से आपका क्लैरिटी आ जाएगा। अब दूसरा है कंपोजिट वॉल्केनोस। तो कंपोजिट वॉल्केनोस क्या करता है, कंपोजिट वॉल्केनोस में जब इरप्शन होता है, जो बहुत भयंकर वाला इरप्शन होता है, एक्सप्लोजिव इरप्शंस होता है, और इसका जो लावा है वो बहुत विस्केस है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे तैरता है, बहुत धीरे धीरे वो दूर तक जाता है, डिस्टेंस तक जाता है, बहुत विस्कस होता है, ठीक है। और ये बेसल्ट, मतलब जो अभी हम लोग पढ़े उससे भी ज़्यादा ये विस्कस होता है और ये कूल होता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता है, एकदम बेसल्ट के कंपैरिजन में ये कम गर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे जब ये बस्ट करता है तो इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स निकलता है, एशेस निकलता है जो कि ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है। और ये जब भी निकलता है तो ये क्या करता है, इसके आसपास में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आकर के रह जाती है और ये कंपोजिट वॉल्केनोस बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैल्डेरा का। ये जितने भी वॉल्केनोज होते हैं धरती पे उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से यही फटता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि ये अपना वॉल्केनो है, अगर यहाँ से अगर फटा तो ये वाला रीजन इसी में आके गिर जाता है, ठीक है, और एक बिल्डिंग तरह का बन जाता है। और इसको जो डिप्रेशन, मतलब जो एक ऐसा एरिया जो बनता है, जैसे ये हमारा वॉल्केनो था, ये फट के इसमें आ जा रहा है, इसमें फट के गिर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक डिप्रेशन बन जा रहा है, इसको बोला गया कैल्डेरा, ठीक है, इसको बोला गया कैल्डेरा। अब बात करते हैं हम लोग इसका फ्लड बेसल्ट प्रोविंसेस के बारे में। ये लावास क्या करते हैं, ये लावास का ये जो वॉल्केनोज होता है, इनका जो लावा निकलता है ये बहुत दूर दूर तक जाता है। जैसे कि अगर ये वॉल्केनो है तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक के ये चला जाता है, ठीक है। जैसे हमारा डेक्कन ट्रैप, जो हमारा महाराष्ट्र वाला, गुजरात वाला जो रीजन है वो यही है, बेसल्ट प्रोविंसेस है, ठीक है। तो इसमें बहुत दूर दूर तक जाता है और जब ये कूल बनता है, मतलब जब बहुत सालों के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर प्लेट्यू बन जाता है। जैसे भी हम बताया आपको, महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, डेक्कन ट्रैप्स जो हो गया, वो का एक तरह से देन है, ठीक है, क्योंकि बहुत साल पहले यहाँ पे एक यही हुआ था, मतलब वॉल्केनोस था और यहाँ पर बहुत दूर दूर तक लावा फ्लो किया, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और फिर वो जब कूल डाउन हुआ तो महाराष्ट्र प्लेट्यू बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक, ये मान लेते हैं एक ओशियन है, यहाँ पे एक रिज है, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स वाला कहानी फिर से, ठीक है। और यहाँ पे एक जब दरार, जिसको बोलते हैं दरार है, तो यहाँ से वॉल्केनोस निकलता है, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में एक
ओशियनिक रिज है, ठीक है, ओशियनिक रिज है, वो लगभग आपका 70,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ओशियन बेसिन से होते हुए जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनोज निकलते हैं और वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी वो इरप्ट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मिड ओशियनिक रिज के बारे में कब डिस्कस करेंगे, तब हम लोग ओशियंस पढ़ेंगे, ठीक है, तब डिस्कशन होगा। अब वॉल्केनोज तो बन गया, निकल गया, अब उससे जो लैंडफॉर्म्स बनता है, वॉल्केनो से जो ज़मीन तैयार होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दो तरह का होता है, पहला होता है इंट्रूसिव फॉर्म्स, यानी कि जो वॉल्केनोज के अंदर से बनता है, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव फॉर्म्स, जो कि बाहर की ओर बनता है। देखिए, जो लावाज होते हैं ना, उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। पहला होता है वॉल्केनिक रॉक्स, दूसरा होता है प्लूटोनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स यानी कि जो सरफेस पे जाकर ठंडा हुआ, प्लूटोनिक रॉक्स जो कि क्रस्ट में आकर के ठंडा हुआ, ठीक है। क्रस्ट यानी कि 2-4-5 किलोमीटर अंदर या 10 किलोमीटर अंदर, ठीक है, उस समय पे आके अगर ठंडा हुआ तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, और अगर सरफेस पे ठंडा हुआ उसको बोलेंगे वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है। अब जो क्रस्टल पोर्शंस में यानी कि ज़मीन के अंदर जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आप अगर चाहो तो फिगर 3.5 देख सकते हो। यहाँ पे देखो इंट्रूसिव फॉर्म्स में कौन कौन सा आएगा, सील्स आएगा, डाइक्स आएगा, स्टॉक आएगा, लेकोलिथ आएगा, ठीक है। वॉल्केनिक कंडक्ट भी आता है, डायमीटर आएगा, इरोडेड लेकोलिथ आएगा, ठीक है। और एक्सट्रूसिव फॉर्म्स में कौन कौन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर वाला लावा प्लेट्यू, सिंडरकॉन, लावा मेसा, कंपोजिट वॉल्केनो, लावा फ्लो, एश कोन्स, ये सब आएगा। तो अभी हम लोग बस इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ फोटो नहीं दिया इसमें। तो बैथोलिथ क्या होता है ना, ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, यानी कि क्रस्ट जब हम लोग का ये वॉल्केनोज था तो ये यहाँ से निकला और यहाँ पर आकर के ठंडा हो गया, ठीक है, इस रीजन में पूरा। अब ये तो हमारा ज़मीन है यहाँ पे है, ठीक है, हमारे तो ज़मीन यहाँ पे है और यहाँ पे आके ठंडा हो गया, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, यहीं पर रह गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, इरोजन होगा, यानी कि वो जो लैंड है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो वो क्या करेगा, बैथोलिथ को हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब डिन्यूडेशनल प्रोसेस होगा, यानी कि वो जो लैंड है वो धीरे धीरे हवा से, पानी से जब खत्म होते जाएगा तब हम लोग को बैथोलिथ देखने को मिलेगा। बैथोलिथ बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और बहुत मतलब सेवरल किलोमीटर्स तक उसका डेप्थ हो सकता है, ठीक है। उसको मैग्मा चैम्बर का पोर्शन भी कहा जाता है। लेकोलिथ का बात करें तो लेकोलिथ इस तरह होता है, जैसे ये है, मान लो अगर अपना वॉल्केनो यहाँ पे निकला तो ये एक ऐसा बन जाता है डोम शेप का, ठीक है, डोम शेप का बन जाता है। यहाँ लेकोलिथ का दिया हुआ है, ये देखो, ये डोम शेप का, ये निकला यहाँ पे, ये डोम शेप का ऐसा बन गया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग लेकोलिथ, ठीक है। और ये एक पाइप से कनेक्टेड होता है और ये एक तरह से वॉल्केनिक डोम्स का भी कंपोजिट वॉल्केनो की तरह ये बन जाता है, ठीक है। कर्नाटक प्लेट्यू का अगर बात करें तो कर्नाटका प्लेट्यू इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, कर्नाटक प्लेट्यू पे। लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल्स का अगर बात करें तो फिर से आप एक बार इमेज देखो। सिल क्या है, ये गया परपेंडिकुलर हो गया। डाइक क्या है, वो स्ट्रेट है। सिल्स जो है वो गिरा हुआ है और डाइक जो है वो खड़ा है, ठीक है, ये याद रखना बस। तो लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल्स के बारे में अगर बात करें तो जब लावा ऊपर जाता है तो कोई जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि गिरा हुआ इस तरह से हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिल्स। अब वो क्यों गिरता है, क्योंकि वहाँ पे वो वीक जगह उसको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से लावा जा रहा है और ये वाला सॉफ्ट रॉक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सिल्स, ठीक है। अब ये जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। पहला होता है सॉसर शेप, मतलब कि ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग लेपोलिथ। ऐसे जब बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग लेपोलिथ। वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स, और जब वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स में चला गया, यानी कि अगर ऐसा टाइप का बन गया तो उसको बोलेंगे हम लोग फेकोलिथ। और जब एकदम सीट बन गया, मतलब एकदम ऐसे सीधा हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग सील्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डाइक्स के बारे में। डाइक्स जैसे हम बताएं ये परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि ऐसे एकदम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब ये क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये वॉल्केनो था, यहाँ पे ये वाला रीजन, अब पूरा एरिया इरोड हो गया, ठीक है, ये पूरा वाला एरिया खत्म हो गया, बस ये बचा रह गया भाई साहब। अब ये जो भाई साहब है इसी को हम लोग बोलेंगे डाइक। और ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक दीवार की तरह ये रहता है और हमेशा ये खड़ा ही रहता है। ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का, वेस्टर्न महाराष्ट्र वाला रीजन में, ठीक है। और ये जो है डेक्कन ट्रैप्स में भी मदद आपको
किया था डेक्कन ट्रैप्स को बनाने में। ठीक है, अब मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा आप उसका कमेंट करो, और एक क्वेश्चन ले लो मेरी तरफ से कि वॉल्केनोज और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसके इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करके बताओ, अगर आपको अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।